गुड मॉर्निंग क्लास। मैं बसंत कुमार आपके सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ गया गाइडेंस के तहत। और मेरा जो चैप्टर चल रहा था वो था भारतीय संविधान में अधिकार, और उसमें आज चौथा भाग चल रहा है। मैं आज मिलाकर चौथा क्लास लेने वाला हूँ। और इससे पहले मैं जो 3 क्लास लिया हूँ उसमें मैंने सबसे पहले समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और जितने सारे थे, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, सारे के सारे अधिकार तो हो गए। अब बचा है आर्टिकल 32, जिस पर कि आज मैं चर्चा करने आया हूं। और आर्टिकल 32 तो मैं यहां चर्चा करूंगा ही, साथ ही साथ मौलिक कर्तव्यों को भी मैं यहां बताने आया हूं आज। तो सबसे पहले मैं चलता हूं बच्चों कि ये जो चैप्टर है हमारा भारतीय संविधान में अधिकार, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अधिकार तो आप लोग जानते ही हैं। अधिकार के लिए तो जब से मानव का उत्पत्ति हुआ है, जब से मानव आया है धरती पर, तब से अधिकार के लिए लड़ा है। याद होगा वो पल आप लोगों को, महाभारत में एक प्रसंग था जब शांति दूत बन के भगवान श्री कृष्ण गए थे, अधिकार मांगने के लिए ही तो गए थे। और दुर्योधन बोले कि दुर्योधन दे नहीं सका, क्योंकि श्री कृष्ण 5 गांव मांगने गए थे। वो क्या था? वो अधिकार था। अपना अधिकार जब से जन्म लेता है बच्चा, तब से ही उसका अधिकार शुरू हो जाता है। तो जो कुछ भी अधिकार है उसका एक गारंटी चाहिए। आप लोग बड़े बड़े मॉलों में जाते हैं, अच्छे से सामान खरीदते हैं जब, तो उस सामान के साथ एक गारंटी कार्ड होता है, एक वारंटी कार्ड होता है, और उसके बिना वो सामान बेकार हो जाता है बिल्कुल। तो ये मौलिक अधिकार में भी एक गारंटी कार्ड है, जिसको कि आर्टिकल 32 कहते हैं, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आज हम चलेंगे बच्चों आर्टिकल 32 के माध्यम से संवैधानिक उपचारों का अधिकार पे। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहां पर ध्यान देंगे बच्चों, उपचार का मतलब ही है कि अगर आपको कोई जख्म लग गया, कोई आप घायल हो गए या कुछ आपके साथ गड़बड़ हो गया, तो उपचार ही तो काम आता है। तो यही है आर्टिकल 32 का वैल्यू, आर्टिकल 32 का महत्व, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये संविधान इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, संविधान की आत्मा और हृदय। ये संविधान की आत्मा और हृदय, इन्हें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। कि एक बार की बात है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से पूछा गया कि आप एक ऐसे अनुच्छेद का नाम लीजिए जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि अगर मुझसे कोई पूछे कि एक ऐसा अनुच्छेद लीजिए जिससे कि जिसके बिना पूरा का पूरा संविधान ही शून्य हो जाएगा, तो मैं इस आर्टिकल 32 के अलावा दूसरे का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप सोचिए कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन से या किसी भी बॉडी से उसकी हार्ट और सोल को अगर निकाल दिया जाए तो लाश ही रह जाएगा। तो ये आर्टिकल 32 का महत्व है। आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कैसे है कि इसके माध्यम से रीट जारी किया जाता है। रीट किसे कहते हैं, तो इसी सब के बारे में चर्चा आज हम लोग करेंगे। उससे पहले हम लोग जाने कि इस पाठ में हम लोग सीखेंगे क्या क्या। तो ये संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे रीट क्या है, उसके बाद रीट के प्रकार क्या है, और रीट के प्रकारों में हम लोग पढ़ेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, परमादेश मैंडामस, उत्प्रेषण सर्शियोरी, निषेधाज्ञा प्रोहिबिशन, और अधिकार प्रेक्षा को वारंटो। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मौलिक कर्तव्य, और मौलिक कर्तव्य कितने हैं और उसका क्या महत्व है। इसी का वर्णन आज हम लोग करने आए हैं, इसी की चर्चा हम लोग इस पाठ में करने आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि रीट क्या है। रीट का हिंदी आप कह सकते हैं आदेश, इंग्लिश में उसको कह सकते हैं आप ऑर्डर।
याचिका जो दायर करते हैं, जो लेख होता है, याचिका होता है, आदेश होता है, जो न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है, वही है रीट। तो भारतीय संविधान में 5 रीट दिया गया है और 5 रीट है इस प्रकार। पहला रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश, जिसका कि ये इंग्लिश, ये जो इंग्लिश जो लैंग्वेज लिखा हुआ है, ये जो वर्ड है, ये इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, ये है लैटिन भाषा, इसीलिए हेवियस कार्पस सुनने में लग रहा है। हेवियस कार्पस, मैंडामस, ये सब इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, बस ये वर्ड इंग्लिश में लिखा गया है आपके सामने। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा, अधिकार परीक्षा, ये 5 के 5 रीट दिए गए हैं। और ये रीट क्या है? तो ये रीट वही गारंटी कार्ड के रूप में काम आता है कि अगर मान लीजिए अगर कोई बड़े सामान खरीदते हैं, तो वो सामान में कह दिया जाए कि 15 साल का वारंटी है, 10 साल का वारंटी है, लाइफ टाइम वारंटी है। कोई सामान आता है जैसे फ्रिज है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी 10-10 साल का वारंटी देता है। गारंटी 10 साल का जो वारंटी देता है, तो वारंटी, मान लीजिए कि हम कोई टीवी दे दें आपको और कहें कि जाइए 10 साल का वारंटी दे दिए, तो आपको ये यकीन होना चाहिए ना कि गारंटर कौन होगा इसका। आखिर आप ऐसे ही कह दिए हवा में, तो आप खोजने किसको जाएंगे? अगर कभी टीवी खराब हो गया मेरा, तो खोजने किसको जाएंगे? एक गारंटर होना चाहिए, जो एकदम विश्वसनीय गारंटर होना चाहिए। और वही गारंटर यहां पे हमारा है कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय, यही सब गारंटी लेता है। और इसी के कारण हम लोग मौलिक अधिकार हम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं बहुत अच्छे ढंग से। और अभी तक जितने सारे अधिकार बताए गए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और यहां तक कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 12 से 35 तक में जो 32 तक जो अधिकार बताया गया है, इन 32 के अधिकारों का रक्षक कहा जाता है इस आर्टिकल 32 को। 32 का खुद रक्षक है, यानी कि आर्टिकल 32 भी 32 का रक्षक है। सोचिए, क्योंकि इसमें एक और इसमें ऐसा आता है कि न्यायालय खुद ब खुद अपना पुनर्विलोकन कर सकता है, इसलिए आर्टिकल 32 को भी 32 का रक्षक कहा जा सकता है। इसलिए ये जो पूरा का पूरा मौलिक अधिकार अभी तक मैंने 3 भाग में पढ़ाया आपको, उस पूरे के पूरे मौलिक अधिकार का जरा सा भी कहीं भी उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट कितना बड़ा, संविधान यहां कितना बड़ा हम लोगों को पावर दिया है। कोई एक आदमी यहां थाना जाने से डरता है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट अगर आपको दे दिया सबूत, सुप्रीम कोर्ट अगर आपको आपका रक्षक है, तो ये छोटा मोटा थाना सब क्या करेगा? बिहार सरकार भी कुछ नहीं है आपके सामने, अगर सुप्रीम कोर्ट आपका रक्षक है तो यही मौलिक अधिकार का जो रक्षक है वो सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट एक गारंटी लेता है इसका। तो चलते हैं आज हम अपने रीट पे। सबसे पहला रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? हेवियस कार्पस। इसका अर्थ होता है, हेवियस कार्पस का अर्थ होता है शरीर सहित पेश करना, बंदी को प्रत्यक्ष करना। बंदी का मतलब क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति को कोई आदमी, कोई पुलिस गिरफ्तार करे तो वही बंदी कहलाता है। और उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि शरीर सहित पेश करना। कहां पे पेश करना? तो न्यायालय के सामने। तो क्यों? क्योंकि हमारे पास मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार इसलिए है कि आर्टिकल, आप 22 पे जाएंगे, आर्टिकल 22 ये कहता है, आर्टिकल 22 में मैंने पढ़ाया था बच्चों कि आपको जब भी कोई गिरफ्तार करे तो गिरफ्तारी का कारण आपको जानना है। और 22 का 1 में था गिरफ्तारी का कारण या वारंट, आप देखेंगे। 22 के 2 में मैंने बताया था पिछले क्लास में कि आपको अपने मन से अपने पसंद का वकील करने का अधिकार है। और इसी में मैंने बताया था कि यात्रा को छोड़कर, पुलिस जो आपको पकड़ के ले जाती है थाना, तो यात्रा जाने आने के क्रम में जो यात्रा होता है उसके समय को छोड़कर 24 घंटे से ज्यादा थाना में आपको पुलिस नहीं रख सकता। उस 24 घंटे के अंतर्गत ही आपको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो यही है यहां पर बंदी प्रत्यक्षीकरण में बताया गया है कि न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश दे सकती है। आदेश का अर्थ है गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर। वही ठीक आर्टिकल 22 को का तभी प्रभावी होगा जब सुप्रीम कोर्ट का ये रीट आप जानेंगे।
कि आखिर आर्टिकल 22 में आप कैसे याचिका दायर करेंगे। तो उसी याचिका को यहां से दायर किया जा सकता है बंदी प्रदर्शन। आर्टिकल 32 में यह है कि 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष अनिवार्य रूप से पेश करना है और अवैध तरीके से, और न्यायालय देखता है कि व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार नहीं किया गया है, सही कारण जानता है न्यायालय, और सही कारण अगर गलत तरीके से किया गया तो वहीं से उसको आदेश दिया जाता है कि इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए। तो यहां पर है बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब समझ गए होंगे आप। किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया जाता है उसे 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना। और आप कहेंगे इसमें, आप एक लॉजिक आप कहेंगे कि मुझे तो गिरफ्तार कर लिया गया, तो हम कैसे ये याचिका दायर करेंगे। तो इसमें यह है कि आपका कोई दोस्त हो, मम्मी हो, पापा हो, सगे संबंधी, टीचर, जो कोई भी आपको जानते हैं उसके माध्यम से आप याचिका दायर करवा सकते हैं। कोई जरूरी है कि खुद कैसे करेंगे, आप तो जेल में हैं। तो कोई भी आपके सगे संबंधी, दोस्त, जानकार ये याचिका दायर करेंगे, और अगर आपको अवैध तरीके से बंद कर दिया गया है तो न्यायालय आपको बरी करवा सकते हैं। तो मैं आपको बताया था यहां पर पॉलिटिकल साइंस में मैंने बताया था कि क्या केस स्टडी और वाद, ये सब अगर आप लिखेंगे तो ज्यादा नंबर आएगा। तो इससे संबंधित एक वाद है बंदी प्रत्यक्षीकरण से। वाद है 1983 ईस्वी की बात है। रुदुल साहा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। हुआ क्या था कि रुदुल साहा तो गिरफ्तार था, इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद इन्हें 14 वर्ष का एक्स्ट्रा सजा मिल गया। इसको 14 वर्ष एक्स्ट्रा जेल में काटना पड़ा, और इसीलिए इनके सगे संबंधियों ने ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रीट है, हेवियस कॉर्पस, ये याचिका दायर किया और रुदुल साहा को छोड़ना पड़ा, क्योंकि आप गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिए थे। आपको जो कि न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना था, 14 साल से जेल में था वो बेचारा। तो इसलिए ये जो वाद है, ये वाद था बच्चों रुदुल साहा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब चलते हैं हम अपने दूसरे रीट पर। दूसरा रीट है परमादेश, जिसका लैटिन भाषा है मैंडामस। मैंडामस क्या है? इसका आदेश है कि इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं, हमारा आदेश है। क्या आदेश है? तो इसमें है ये आदेश किसी सरकार या उसका कोई उपकरण या अधीनस्थ न्यायाधिकरण या निगम या लोक प्राधिकरण जो है अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में जब असफल हो जाता है तब यह आदेश दिया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कोई सरकारी संस्था है, वो कोई आदेश निर्गत किया और वो पालन करने में चूक गया, तो उसके लिए न्यायालय जो है उसको अवगत कराता है कि आप पालन करिए, आप जो बोल दिए हैं उसका पालन करिए। इसे हम एक वाद से समझेंगे। वो वाद था गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बनाम लोटस होटल। तो क्या था? परमादेश से संबंधित वाद। ये था गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस लोटस होटल। हुआ क्या कि लोटस होटल जब बनने वाला था तो गुजरात, इन्होंने पैसे की मांग की, तो गुजरात स्टेट ऑफ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने इन्हें उचित पैसे देने का वादा किया और होटल बनना शुरू हो गया। और बीच में ही होटल बनना रुक गया क्योंकि इसको फाइनेंशियल जो है सपोर्ट नहीं मिलने लगा। तब लोटस होटल ने इस वाद के तहत परमादेश का सहारा लिया रीट का और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट जो है इसको आदेश दिया कि आप जो है गलत कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए। क्योंकि परमादेश में
ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा ही जाता है कि हम आदेश देते हैं कि आप जो है अपना कार्य करने में असफल हो गए हैं, तो आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से करिए। यही है परमादेश। तो परमादेश के अंतर्गत इस बात को आप जरूर याद रखिएगा, गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बनाम लोटस होटल। तो यही है परमादेश। ये सरकारी उपकरण, सरकारी अधीनस्थ न्यायाधिकरण जब अपना कर्तव्य करने में फेल हो जाता है तो उसी को उसका कर्तव्य के प्रति सचेत करता है न्यायालय। यह हो गया दूसरा। अब चलते हैं तीसरा। तीसरा है उत्प्रेषण, सर्सियोररी कहते हैं इसे। उत्प्रेषण क्या है? तो यह है सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय का जो अधीनस्थ न्यायालय है वो हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट का जो अधीनस्थ न्यायालय है वो जिला एवं सत्र न्यायालय हो गया। तो हर न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के दिए गए आदेश को रद्द कर देता है इसमें। यह है उत्प्रेषण। मान लीजिए कोई कोर्ट जो है अधीनस्थ न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय आपको दे दिया फांसी। अब तो फांसी तो होना है। अगर आप ये नहीं जानेंगे कि मेरे पास एक उत्प्रेषण रीट भी है जिसके माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, तो आपको तो फांसी होनी है। लेकिन अगर आपको इस चीज की जानकारी होगी कि नहीं, एक उत्प्रेषण लेख है, उत्प्रेषण रीट है जिसके तहत हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो उसके तहत अगर आप जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट अगर देखेगा कि नहीं नहीं इसमें तो आप गलत आदेश दे चुके हैं, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके आप आदेश दे चुके हैं, तो उस आदेश को रद्द कर दिया जाएगा। यही है उत्प्रेषण। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय, ट्रिब्यूनल या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए आदेश को रद्द कर सकता है। ये उत्प्रेषण के तहत कौन कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय के दिए गए आदेश को रद्द कर सकता है। यही है उत्प्रेषण। अब चलते हैं निषेधाज्ञा, प्रोहिबिशन। ये चौथा रीट है। इसका क्या है? अभी जस्ट जो उत्प्रेषण बताया था उसी के जैसा ये सुनने में लगता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। उत्प्रेषण में ये था कि अगर हाई कोर्ट या उससे नीचे के अधीनस्थ न्यायालय अपना कोई आदेश दे देता है तो उसे रद्द कर देगा। लेकिन ये जो निषेधाज्ञा है ये है कि आदेश देने से पहले ही रोक देता है कि देखिए आप सीमा क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं, आप कोई आदेश दीजिएगा नहीं, आप गलत कर रहे हैं। आदेश देने से पहले अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो यह है निषेधाज्ञा, प्रोहिबिशन। और आदेश दे दिया जाए तब उस आदेश को रद्द किया जाए तो वो है उत्प्रेषण, सर्सियोररी। और यह है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब है निषेधाज्ञा। आप यहां से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आपका अधिकार क्षेत्र यहीं तक था, आप इसे आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, इसलिए आप गलत आदेश मत दीजिए। आपका सीमा है कुछ, अपने सीमा क्षेत्र से बाहर जाके आप अपने आप को सुप्रीम कोर्ट मत समझने लगिए। आप जिला एवं सत्र न्यायालय हैं, आप अपने आप को सुप्रीम कोर्ट समझने लगिएगा नहीं। तो आपकी सीमा जहां तक है, सीमा से बाहर जाके आदेश मत दीजिए। तो ये आदेश देने से पहले अगर रोक दिया गया तो वो है प्रोहिबिशन। और आदेश दे दिया गया तब उसके आदेश को देखा गया कि अरे ये तो सीमा क्षेत्र से बाहर जाके आदेश दे दिया है, तब उस आदेश को अगर रद्द कर दिया गया तो वो है सर्सियोररी। इस दोनों मिलता जुलता है, इसलिए ध्यान से देखेंगे इसको। तो इस अधिकार के द्वारा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को क्या करने का आदेश देता है कि कोई भी कार्रवाई का जो है उस आदेश को करने से रोक देता है, उसको आदेश देने से। और अधीनस्थ न्यायालय में कार्रवाई समाप्त कर दी जाती है, कहता है नहीं अब आपका कार्रवाई होगा ही नहीं, क्योंकि आप आदेश, आपका तो सीमा क्षेत्र से बाहर जा रहे थे आप, इसलिए आप आदेश नहीं देंगे। तो ये है निषेधाज्ञा, प्रोहिबिशन। अब है अधिकार प्रेक्षा। अधिकार प्रेक्षा है किस अधिकार से, आपका अधिकार क्या है, क्या अधिकार से आप जो है ये काम किए। ये अधिकार प्रेक्षा एक ऐसा रीट है, पांचों रीट में ये सिर्फ यही एक ऐसा रीट है जो सिर्फ एक व्यक्ति भी इसको जारी कर सकता है, सिंगल व्यक्ति भी इसको जारी कर सकता है। मान लीजिए कि कोई आदमी आपके बदले जॉब ले लिया है गलत तरीके से, तो आप सोचेंगे कि अब हम कहां जाएं, थाना जाएं कि कहां जाएं। तो ये सुप्रीम कोर्ट आपको संविधान के तहत एक ऐसा रीट देता है, अधिकार देता है, जिसके माध्यम से आप अपने अधिकार के लिए आप डायरेक्ट आ सकते हैं कहां, सुप्रीम कोर्ट। और वही है अधिकार प्रेक्षा, को वरंटो, किस अधिकार से, आपका अधिकार क्या है। तो इसमें तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर बिना किसी अधिकार के कार्य करने लगता है। आप लोग जानते होंगे आजकल बहुत सारा धांधली होता है, कोई 10 लाख देके, कोई 25 लाख देके चला गया जॉब में। और अगर कोई व्यक्ति जान गया है ये बात कि ये गलत तरीके से गया है, तो को वारंटो के माध्यम से, को वारंटो रीट के माध्यम से आप पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर देगा। और सुप्रीम कोर्ट अगर याचिका दायर
सुनना और सबूत उसको मिल गया तो आपके साथ तो आपका जॉब तो जाएगा ही, जॉब में जितना पैसा कमाए हैं सारा पैसा सूद समेत ले लेगा सुप्रीम कोर्ट। इसलिए भारतीय संविधान हमको जो अधिकार देता है, देखिए कि कैसा कैसा गारंटी दिया गया है कि आपके साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता है, आपके बदले कोई जॉब कैसे ले लेगा, और अगर ले भी लेता है तो आपको जानकारी का अभाव है। अगर आप सब भारतीय संविधान के अधिकार को अच्छे से जान लेंगे तो आपके साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। तो यह है अधिकार परीक्षा। यह है कि किसी अधिकार, यह रीट तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर बिना किसी अधिकार के कार्य करता है और न्यायालय उस व्यक्ति के उत्तर से संतुष्ट अगर नहीं हुआ तो न्यायालय क्या है, उस व्यक्ति को हटा सकता है। तो यह है हमारा पांचों रीट। तो पांचों रीट हो गया, और इस पांचों रीट के माध्यम से मैंने बताया था कि पॉलिटिकल साइंस में अगर आपको थोड़ा सा मार्क्स बेहतर करना है तो उसमें वाद जोड़िए, केस स्टडी जोड़िए। तो इसमें मैं 2 वाद मैंने आपको जोड़कर दिखाया। एक था बंदी प्रत्यक्षीकरण से, जो कि रुदुल साहा और स्टेट ऑफ बिहार था। दूसरा था परमादेश से, गुजरात स्टेट कॉर्पोरेशन वाला था और उसका लोटस होटल बनाने के लिए जो पैसा देने से इनकार कर दिया था, तो उसको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए। तो ये 5 रीट है हमारे। पांचों रीट को एक बार फिर से देखेंगे। सबसे पहला था बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद था परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, निषेधाज्ञा और अधिकार परीक्षा। ये पांचों रीट अभी मैंने पढ़ा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है। अब चलते हैं कर्तव्यों पर। कर्तव्य जानने से पहले ये भी जानना चाहिए कि आखिर रीट जारी कौन करता है। आपको पता होना चाहिए कि रीट जारी करता है 2 कोर्ट, और सबसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 के माध्यम से करता है, और 226 जो है आर्टिकल 226 उसके माध्यम से हाई कोर्ट जो है रीट जारी करता है। तो इसमें इसके भी अंतर को समझ लेंगे। ये जो पांचों के पांचों रीट हैं उसको सुप्रीम कोर्ट करता है आर्टिकल 32 से, और 226 के माध्यम से हाई कोर्ट तो करता है, लेकिन हाई कोर्ट को इसके अलावा भी बहुत सारे याचिका दायर सुनने का अधिकार है। लेकिन आर्टिकल 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकार का हनन होगा तभी सुनेगा। यहां पर अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट का एरिया ज्यादा बड़ा है। हाई कोर्ट बहुत ज्यादा मौलिक अधिकार के अलावा भी बहुत सारे सुन सकते हैं 226 के माध्यम से, लेकिन ये जो 32 है, 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकार का जब हनन होता है तभी वो आपका याचिका जो है सुनेगा। तो ये है आर्टिकल 226 के माध्यम से हाई कोर्ट जो है अपील, हाई कोर्ट के माध्यम से आप अपील दायर कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं, और आर्टिकल 32 जो है इसके माध्यम से आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यह है आपका कि जारी कैसे होता है, कौन करता है, ये रीट। अब चलते हैं मौलिक कर्तव्य पे। तो मौलिक कर्तव्य शुरू करने से पहले आप जानिए मौलिक कर्तव्य क्या है। मौलिक कर्तव्य एक ऐसा कर्तव्य है जो हमारे मूल से जुड़ा हुआ है। जैसे मौलिक आवश्यकता होता है, जैसे अधिकार था, जैसे रोटी कपड़ा और मकान मौलिक आवश्यकता होता है हमारा, वैसे ही मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार था जिसके माध्यम से जिसके बिना हमारा जीवन सुचारू रूप से नहीं चल सकता है। ठीक वैसे ही मौलिक कर्तव्य भी है। लेकिन आप जानते होंगे कि अधिकारों के लिए तो सब लड़ते हैं, लेकिन कर्तव्य का कोई पालन ठीक ढंग से नहीं करते हैं। आप हमारे भारत का जो इतिहास है बहुत ही गौरवशाली रहा है। प्राचीन समय से ही अधिकार और कर्तव्य साथ साथ जुड़े रहे हैं कि जो कोई अच्छा कर्तव्य करता जा रहा है उसे अधिकार मांगने की जरूरत ही नहीं है। आप देखे होंगे, सुने होंगे कि गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि कर्म करते जाइए, फल का चिंता मत करिए। और रामचरितमानस में भी आया है, हमारे पुराणों में भी, पुराने प्राचीन ग्रंथों में, जैसे रामचरितमानस है तुलसीदास जी कृत, उन्होंने लिखा कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर फल तस फल चाखा, यानी कि कर्म प्रधान ही है विश्व। तो यहां पे कर्म पे ज्यादा जोर दिया गया। लेकिन आपको मैं बता दूं कि मौलिक कर्तव्य का तो रक्षक था न्यायालय, लेकिन मौलिक कर्तव्य का रक्षक कोई नहीं है। मौलिक कर्तव्य एक ऐसा सकारात्मक है कि उसका आप लोग अगर पालन करेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से जी सकेंगे, नहीं तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम होगा आपके साथ। गांधी जी ने कहा था कि मौलिक अधिकार जो है, मौलिक कर्तव्य ही मौलिक अधिकार का स्रोत है। बिना मौलिक कर्तव्य के अधिकार निकल ही नहीं सकता है। और गांधी जी ने एक और बात कही थी कि अगर हर व्यक्ति मौलिक कर्तव्य का पालन करना शुरू कर दे तो उसे मौलिक अधिकार की मांग की कभी जरूरी नहीं पड़ेगी, कभी नहीं लड़ना पड़ेगा, कभी संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। ऐसा गांधी जी का कथन था।
तो चलते हैं मौलिक कर्तव्य पे। मौलिक कर्तव्य को जानने से पहले थोड़ा सा ये भी जानिए कि अवधारणा कहां से आई। सबसे पहले तो हमारे जो मूल संविधान थे, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है उसी के माध्यम से एक कमेटी आया था, सरदार स्वर्ण सिंह लेके आए थे। उसी के माध्यम से 1976 में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और सरदार सिंह तो 8 ही कर्तव्य का अनुशंसा किए थे, लेकिन जब 76 में 51A जोड़ा जा रहा था तो 10 मौलिक कर्तव्य उसमें जोड़े गए थे। लेकिन आज के दौर में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है और वो 11 मौलिक कर्तव्य जो है यूएसएसआर से लिया गया, जो सोवियत संघ कहा जाता था, जो आज वर्तमान में रूस कहा जाता है। जिस देश को, रूस से ये मौलिक कर्तव्य की अवधारणा ली गई है हमारे देश के भारतीय संविधान में। तो 11 मौलिक कर्तव्य को हम वन बाय वन जानेंगे। सबसे पहला कर्तव्य है कि संविधान का पालन करना, राष्ट्रगान का पालन करना और राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, यह हमारा पहला कर्तव्य है। अब इसमें एक और बात ध्यान देने की बात है कि इसमें राष्ट्रगीत नहीं आया है, राष्ट्रगान आया है। क्यों? इसमें भी यहां पर अगर आप जानेंगे कि राष्ट्रगीत क्यों नहीं आया और राष्ट्रगान क्यों आया, तो आपको लगेगा कि संविधान निर्माता जो थे कितने ज्यादा अग्र सोची थे। और आपको पता ही होगा कि ऐसा कहा जाता है कि भारतीय संविधान सभा में जो 300 कमेटी के जो 300 जो मेंबर थे, दुनिया में उतने विद्वान आज तक एक साथ जमा कहीं नहीं हुए हैं। 300 विद्वान एक साथ थे जमा। और ऐसा बहुत मैंने किताबों में पढ़ा है, ऐसा सुना है मैंने कि दुनिया में आज तक उतना बड़ा विद्वानों का जमावड़ा आज तक नहीं हुआ। इसीलिए हमारा भारतीय संविधान बहुत ही अच्छा हो गया और दुनिया के सबसे अच्छे संविधानों में से उसकी गिनती होती है। तो इसको देखिए कि राष्ट्रगीत क्यों नहीं है, क्योंकि राष्ट्रगीत में है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम। वंदे का मतलब होता है प्रणाम करना, जो कि बहुत सारे धर्म के लोगों को जो है पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे धर्म के लोग कहते हैं कि हम सिर्फ अपने भगवान के सामने झुकते हैं। इसीलिए यहां पे राष्ट्रगान दिया गया, राष्ट्रगीत नहीं दिया गया। तो ये क्या है कि राष्ट्रगान में है जनगण मन, इसमें है कि देश, अपने देश के प्रति हम लोग कहते हैं। और क्या है? संविधान का आदर करना, उसके बाद उसके आदर्शों को करना, संस्थाओं का, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना और राष्ट्रगान का आदर करना। यह है हमारा पहला मौलिक कर्तव्य। दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष के जो आदर्श थे, उस महान आदर्शों का पालन करना। अब आदर्श क्या है? आदर्श का मतलब एक उच्च विचार कर सकते हैं, जैसे सत्यमेव जयते, सत्य और अहिंसा जो पालन करता थे, बड़े बड़े महान आदर्श, उन आदर्शों का जो अच्छे ढंग से पालन करना ही ये दूसरा कर्तव्य है। तीसरा कर्तव्य है कि जो भारत का जो संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहें। यह है हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य, कि भारत का जो एकता समझते हैं कि सब लोग एक रहे, एकजुट रहे। अखंडता का मतलब कि उसका कोई टुकड़ा ना हो भारत का। और संप्रभुता का मतलब होता है कि अपने एरिया को बचाए रखे, कहीं बाहरी आक्रमण से बचे, कि कोई हमारा शत्रु, कोई हमको फिर से गुलाम न बना दे। संप्रभु हैं हम, अपने एरिया का मालिक हैं हम। यह है हमारा तीसरा कर्तव्य। चौथा कर्तव्य है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। यह हमारा चौथा कर्तव्य है। देश की रक्षा, और अगर बुलाया जाए तो हम देश की सेवा करने के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाए। यह चौथा कर्तव्य है। और पांचवें कर्तव्य पे जब ध्यान देंगे, पांचवा कर्तव्य है भारत के लोगों। हमारा चौथा कर्तव्य है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने। आह्वान का मतलब है कि अगर जरूरत पड़े, बुलाया जाए तो देश की सेवा के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहना। हमारा पांचवा कर्तव्य है कि समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना, भाईचारा हम लोग रखें, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। बहुत सारा इसमें विवाद हो सकता है, धार्मिक मामले, धार्मिक दंगा, जातीय दंगा, बहुत सारा होता है। इसलिए हमारा मौलिक कर्तव्य ये बनता है कि भ्रातृत्व का निर्माण करना चाहिए। धर्म, भाषा, क्षेत्र, सब प्रदेश पे जो आधारित अलग हैं हम लोग, सब एकजुट रहे। यही हमारा पांचवा कर्तव्य है। और
साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, यह भी है कर्तव्य में। आप जानते होंगे कि सदियों से जो कोई भी प्रथा बनी है उस प्रथा में प्राय स्त्रियों को के लिए ही ज्यादा नुकसान होता है। कोई भी ऐसी प्रथा बताइए जिसमें कि पुरुषों के लिए उसमें कष्ट होता है। करवा चौथ से लेके जो कोई भी प्रथा ले लीजिए, सती प्रथा था, बाल विवाह जो होता था, जो दहेज प्रथा है, जितनी सारी प्रथाएं हैं उसमें महिलाएं ही कष्ट भोगती आई है। इसीलिए उन सब प्रथाओं को बहुत हद तक कोशिश किया गया उन सब प्रथाओं को खत्म कर दिया जाए, और खत्म किया भी गया। तो इसलिए मौलिक कर्तव्य हमारा बनता है कि उन स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध जो प्रथा है उस प्रथा को हम लोग बंद करें, खत्म करें। अब है छठा कर्तव्य। छठा कर्तव्य है हमारी जितनी संस्कृति है, हमारी विरासत है, उसको महत्व दीजिए और उसको सुरक्षित करिए। यहां मैं दिखाया फोटो के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से मैं दिखाया कि देखिए यहां पे हमारी संस्कृति है, बहुत सारी संस्कृति मतलब होता है कि भाषा, रहन सहन, बोली, नृत्य, जितने सारे आपके एक्टिविटीज होते हैं वो सब संस्कृति में आते हैं। तो यहां पर देखिए बहुत सारी संस्कृतियां हैं हमारे देश में, क्योंकि बहुत सारे विविधताएं हैं। तो इन संस्कृतियों को एक समृद्ध विरासत के रूप में हम लोग संरक्षित करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। अब चलते हैं सातवां मौलिक कर्तव्य पे। सातवां है वन, झील, नदी और जितने सारे प्राकृतिक पर्यावरण है उसका रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है, और उसमें सुधार करना और प्राणी मात्र के लिए दया भाव दिखाना। आप देखे होंगे आए दिन शिकार होता है बहुत सारा, हाथी का दांत के लिए होता है, शेर का पहले होता था, अब उसको बहुत हद तक बंद कर दिया गया है। और इतना ज्यादा इस पे अमल किया जा रहा है कि आप लोग जानते होंगे सलमान खान जो है एक हिरन को मार दिया था, तो अभी तक उसका सजा काट रहा है, बार बार उसका सुनवाई होता है। तो यहां पर है कि वन का रक्षा करना, जितने सारे हमारे वन है, क्योंकि वन जो है पूरा देश को बचाए रख सकता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि एक वन संपत्ति जो है, ये पर्यावरण एक फेफड़ा के माध्यम, फेफड़ा का काम करता है पूरा देश का। आप जानते होंगे ब्राजील में जो अमेजन है उसको पूरी धरती का फेफड़ा कहा जाता है। अगर उस अमेजन वन को नष्ट कर दिया जाए, अमेजन सारा जो बेसिन है उसको नष्ट कर दिया जाए, तो पूरा धरती बर्बाद हो सकता है। तो वही है कि वन, झील, नदी, वन जीवन जितना सारा है उसको संरक्षित करना और उसको दया भाव दिखाना प्राणी मात्र के लिए, ये है हमारा सातवां। और ये देखिए पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए यहां पे एक संदेश दिया जा रहा है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखिए। तो ये हमारा सातवां मौलिक कर्तव्य है। अब है आठवां, मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं ज्ञानार्जन के एवं सुधार की भावना का विकास करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हमेशा बढ़ावा दीजिए, क्योंकि जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बढ़ावा नहीं दीजिएगा तो हमारा भारत पिछड़ा ही रह जाएगा। बच्चों में जागरूकता लाइए कि बच्चों को सोचने के लिए मजबूर करिए, उत्साहित करिए कि आप जो है अपने देश के लिए सोचिए, देश के विकास के लिए सोचिए, तभी आप समृद्ध देशों की गिनती में आ सकेंगे। तो इसलिए मानवतावादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना यह हमारा एक कर्तव्य है। नंबर है सार्वजनिक संपत्ति और सुरक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहना। सार्वजनिक संपत्ति आप लोग जानते होंगे, पार्क, बस, ट्रेन, पुल, रोड, ये सब सार्वजनिक संपत्ति में आता है। इन सबों की सुरक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है और हिंसा से दूर रहना। ये देखिए ताजमहल भी सार्वजनिक संपत्ति है, और ताजमहल को आप जानते होंगे इधर नुकसान पहुंच रहा है। क्यों? ये पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है कि इसका परत पे बहुत ज्यादा नुकसान होता जा रहा है। तो उस पर्यावरण को सुरक्षित रखना भी हमारा मौलिक कर्तव्य है, और पर्यावरण के साथ साथ सार्वजनिक संपत्ति अपने आप ही सुरक्षित होने लगेगी, क्योंकि ये सार्वजनिक संपत्ति में ताजमहल जैसे अच्छे स्मारक भी आते हैं। उसके बाद वन्य जीव का जो है रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हिंसा से दूर रहना हमारा कर्तव्य है। उसके बाद है 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की उपलब्धि को छूता रहे। यह है हमारा 10वां। और व्यक्तिगत का मतलब हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति यहां पे इंपॉर्टेंट है। आप जानते होंगे कि चाइना विकासशील देशों में सबसे ज्यादा सुधार किसी का हुआ है तो विकासशील देश में चाइना, और ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना विकसित कंट्रियों में सबसे पहले आ सकता है वो, क्योंकि विकासशील देशों में चाइना भी है और विकसित नहीं हुआ है, लेकिन विकासशील देशों में सबसे ज्यादा विकसित चाइना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मानव को एक संसाधन के रूप में हर एक मानव का अच्छे से ढंग से उपयोग किया है, लेकिन यहां भारत में उसकी कमी है।
यही इसीलिए यहां व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना भी हमारा मौलिक कर्तव्य, ताकि हमारा देश उच्च आदर्शों को छू सके। यह है हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य। और 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ये मूल संविधान में नहीं थे, इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। जब मौलिक अधिकार में 21A जोड़ा जा रहा था तो मौलिक कर्तव्य में भी उसको जोड़ा गया, और ये था कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के अभिभावकों का यह कर्तव्य बनता है, अभिभावक का, गार्जियन का यह कर्तव्य बनता है कि उसको शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराइए। यह था हमारा 86वां संविधान 2002 के द्वारा जोड़ा गया, और तब जाकर हमारा 11 मौलिक कर्तव्य पूरा हुआ। इससे पहले मूल संविधान में 10 ही थे, मूल संविधान में तो एक भी नहीं थे। 42वां संविधान 1976 के द्वारा जो जोड़ा गया उसमें 10 जोड़ा गया, और 2002 में जो 11वां जोड़ा गया कि सभी बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके अभिभावक का कर्तव्य बनता है कि उनको शिक्षा जो है के अवसर उपलब्ध कराइए। ये है हमारे 11 मौलिक कर्तव्य। अब आते हैं कि मौलिक कर्तव्य का क्या महत्व है। मौलिक कर्तव्य का यह महत्व है कि वही मैं याद दिला रहा हूं गांधी जी वाली बात, कि गांधी जी ने कहा था कि अगर आप मौलिक कर्तव्य का ठीक ढंग से पालन करेंगे तो मौलिक अधिकार के लिए मांग करना ही नहीं पड़ेगा। और मौलिक कर्तव्य इसलिए भी जरूरी है कि मौलिक कर्तव्य को अगर आप ठीक ढंग से पालन करेंगे तो बहुत सारी गतिविधि होते हैं समाज में, कभी दंगे हो गए, उसमें दंगे में कभी कभी झंडा जलाया जाता है, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट किया जाता है, तो इसीलिए इन सबों को मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया कि कम से कम आप मौलिक कर्तव्य के प्रति ध्यान दीजिए, जागरूक रहिए, झंडा मत जलाइए, उसका आदर सम्मान करिए, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाइए। तो मौलिक कर्तव्य एक सचेतक के रूप में कार्य करता है, चेतावनी देता है कि अगर आप इसका कर्तव्य का ठीक ढंग से पालन नहीं करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, और फिर आपको अधिकार के लिए मांग करना पड़ेगा, क्योंकि उसका नहीं करेंगे तो फिर वही दंगा होगा, और दंगे में फिर पुलिस की लाठियां बरसेगी, फिर आपको चोट लगेगा, फिर आप संघर्ष करते रहेंगे। तो एक तरह से सचेतक, जैसे नीति निर्देशक तत्व है वो भी एक सचेतक के रूप में कार्य करता है। इसके बाद हम लोग नीति निर्देशक तत्व पे जाएंगे तो वो उसका भी रक्षक नहीं है न्यायालय, ठीक ढंग से, ठीक उसी प्रकार से मौलिक कर्तव्य का भी रक्षक न्यायालय नहीं है। अगर इसका पालन नहीं करेंगे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन अशांति तो जरूर फैलेगी। इसीलिए एक सचेतक के रूप में ये जो है कार्य करता है, एक वार्निंग देता है कि देखिए मौलिक कर्तव्य का पालन अगर नहीं करेंगे तो देश जो है गर्त में जाता रहेगा। इसीलिए मौलिक कर्तव्य का महत्व है। सक्रिय भागीदारी जो है नागरिक का वो होना चाहिए। उसके बाद कुछ जानेंगे कि इसमें कैसे कुछ प्रमुख समितियां, जो मैंने पहले बताया था कि 1976 में जो है सिफारिश लेकर कौन आए, सरदार स्वर्ण सिंह, और उन्हीं की कमेटी के द्वारा वो हालांकि लाए थे 8 ही मौलिक कर्तव्य, लेकिन इन्हीं के सिफारिश के द्वारा जोड़ा जब गया तो वो समय क्या था, उस समय पर अगर जोड़ डालें तो आपातकाल का समय था, इंदिरा गांधी द्वारा जो आपातकाल किया जा रहा था, उस समय में सरदार सिंह जो है अपना समिति लेकर आए और समिति के माध्यम से मौलिक कर्तव्य लेकर आए। और मौलिक कर्तव्य में उन्होंने 8 मौलिक कर्तव्य को अपने अनुशंसा में डाला था, लेकिन जब इनके समिति के अनुशंसा पर संविधान में जोड़ा जा रहा था 51A, तो उसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जगह दिया गया। एक दूसरी समिति है वर्मा कमेटी। ये वर्मा कमेटी इस कर्तव्य को पालन कराने के लिए हर जगह स्कूल, कॉलेज, संस्था, हर जगह समाज में बहुत ज्यादा जोर दिलवाए कि हर जगह ये मौलिक कर्तव्य पहुंचे। क्योंकि ऐसा एक रिपोर्ट आया है, एक रिपोर्ट अगर हम देखें, हाल ही फिलहाल एक रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट के माध्यम से अगर हम देखें तो आज के दौर में 99.9% एक रिपोर्ट आया है। इसमें कौन कौन शामिल है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जितने सारे सरकारी अधिकारी से लेकर पूरा भारत के सभी नागरिकों को अगर मिला दिया जाए तो 99.9% नागरिक ऐसे हैं जो मौलिक कर्तव्य के प्रति जागरूक ही नहीं, मौलिक कर्तव्य पता ही नहीं है उनको क्या है हमारा मौलिक कर्तव्य, और मौलिक कर्तव्यों का ठीक ढंग से निर्वहन नहीं करते हैं। और इसमें कौन कौन बड़े बड़े लोगों की गिनती मैंने गिना दी, सुप्रीम कोर्ट के जज सब, जज वकील, हाई कोर्ट के वकील सब, और उसके बाद जब इन्हीं लोगों का ये हाल है तो फिर हम लोग बाकी नागरिकों का क्या हाल होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 99.9% नागरिक मौलिक कर्तव्य का ठीक ढंग से निर्वहन नहीं करते हैं। तो ये है एक रिपोर्ट। तो यही वर्मा समिति का उद्देश्य था कि हर जगह ये जो है फैले। तो इसके अगर मौलिक कर्तव्य का पालन ठीक ढंग से नहीं होगा तो भारतीय हित में ये अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा आज का मौलिक कर्तव्य
और रीट जो कि एक गारंटर है मौलिक अधिकार का। जो गारंटर कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय, ये गारंटी के रूप में कार्य करता है। तो उसी रीट का मैंने आज चर्चा किया, और मौलिक कर्तव्य क्या है, कितने हैं और उसका क्या महत्व है, इन सब का इस अध्याय में चर्चा किया जा चुका है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा, ये अगला अध्याय जो होगा मेरा, इस अध्याय का समाप्ति करूंगा मैं। उसमें मैं बताऊंगा डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है, और पूरा का पूरा नीति निर्देशक तत्व 36 से जो 51 है, इसके साथ ही इस अध्याय की समाप्ति हो जाएगी। तो ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।